हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगबीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है जो ईवीएस का है, वो परिवार एवं मित्र यूनिट से है, चैप्टर से। यहां से प्रत्येक साल आपको सीटेट में 2 से 3 प्रश्न आपको आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। तो ये कि पीडीएफ में हम लोग यहाँ पे बदले हैं, जो कि ये गैस से संबंधित है, गैस किया हुआ टॉपिक है। उसको इसको अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिवार एवं मित्र से आपको प्रत्येक साल 2 से 3 सवाल आपको आने ही हैं। यहाँ से परिवार जो है वह अंग्रेजी भाषा फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, जिसको लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द से ये लिया गया है। परिवार क्या है? तो परिवार मतलब क्या है? एक समूह है। परिवार एक समूह होता है जिसमें माता पिता, बच्चे इत्यादि शामिल होते हैं। माता पिता और बच्चे उसमें शामिल होते हैं। परिवार में विवाहिक जोड़े की संज्ञा दी जाती है। मतलब परिवार कब बनेगा? जब शादी होगा, विवाहित होंगे तो उसमें संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार शब्द का प्रासंगिक मानदंड नहीं माना जाता है, जबकि परिवार में पति पत्नी और बच्चे होने जरूरी है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे होने बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वह परिवार सिर्फ गृहस्थ का रूप ले लेता है। जिसमें बच्चे, पति पत्नी और बच्चे ना हो तो वह परिवार एक गृहस्थ का रूप ले लेता है, उसे परिवार नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि मान लिया जाए कि अगर बच्चे नहीं हो तो वह गृहस्थ है, लेकिन परिवार भी है तो वह गृहस्थ होंगे। आगे जो बात है वह है, परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ये इस टाइप से शब्द से प्रश्न आपको सीटेट में हर बार देखने को मिल जाता है कि परिवार, बच्चों का प्राथमिक स्कूल, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसको हम कहेंगे परिवार से होती है। ये आपका हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट बात हो गया है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। बालक यहाँ पे सभी चीज़ परिवार से ही सीख लेता है। जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल से जाने से पूर्व ही बहुत सारे ज्ञान सीख चुका होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों का प्राथमिक स्कूल जो होगा वो परिवार ही होता है। परिवार के संबंध में कुछ यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना जो डिफिनीशन है वो अलग अलग प्रकार से है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैकइवर एवं पेज के अनुसार क्या कहते हैं? परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जनन एवं पालन पोषण में उचित व्यवस्था ये करते हैं। तो परिवार को इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जो बच्चे के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मैकइवर के हिसाब परिवार के इसमें कार्य क्या है? मैकइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया। वे कौन कौन से हैं? एक ऐसे कार्य जो आवश्यक होते हैं और जो वैसे जो अनावश्यक कार्य होते हैं। परिवार के आवश्यक कार्यों को घर के विभिन्न संसाधनों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों को मनोरंजन से संबंधित कार्यों में संचित किया गया है। कुछ ऐसे कार्य जो आवश्यक है, जिसके बिना हमारा आर्थिक या वो क्रियाकलाप नहीं संभव है, जैसे आर्थिक कार्य, क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक प्रजनन इत्यादि, ये आवश्यक कार्य में आते हैं। बाकी जो कार्य है जिसमें मनोरंजन संसाधन हो गया, खेलना हो गया, टीवी हो गया, टीवी देखना है, ये सब अनावश्यक है। इसको आप शामिल नहीं भी करेंगे फिर भी आपका जीवन यापन अच्छे तरीके से जा सकता है, कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद आगबर्न और निम्नकॉफ ने परिवार के कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। ये क्या कहते हैं? आर्थिक, प्रज्ञात्मक, रचनात्मक, आनंदात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप आगमन के द्वारा यहाँ, और इसमें
क्रियाओं के द्वारा 6 भागों में कार्यों को बांट दिया गया है। 6 के प्रत्येक काम है। आर्थिक कार्य, जिसमें होना जरूरी है पैसे, जिससे हम जीवन यापन करते हैं। प्रतिक्रियात्मक, प्रकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदात्मक, धार्मिक, शैक्षणिक, ये सभी कार्य परिवार में इम्पोर्टेंट होते हैं। लुंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाएं बताए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चे की देखभाल व प्रशिक्षण, यौन व्यवहार व प्रजनन का नियमन आदि ये सम्मिलित है। लुंडबर्ग के अनुसार 4 प्रकार में इसे बांट दिया गया। पहला में हो गया बच्चों की देखभाल, प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल, प्रशिक्षण, यौन व्यवहार और प्रजनन नियमन आदि सम्मिलित है। उसके बाद परिवार की विशेषताएं हम लोग को यहाँ पे सीखना है। परिवार की विशेषताएं मूल टॉपिक से ये संबंधित है। परिवार की क्या विशेषताएं हैं उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। परिवार की विशेषताएं, परिवार की अनेक विशेषताएं होती है। परिवार की अनेक विशेषताएं होती है, उनमें यहाँ पे देखना है वंशानुगत संबंध। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। वंशानुगत मतलब कि जन्म जो होते हैं बच्चों का वह माता पिता से होते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर जाती है। इसे ही हम लोग वंशानुगत संबंध कहते हैं। कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी प्राप्त होते हैं। वंशानुगत लक्षण जाते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। सामाजिक संस्था, परिवार को एक सामाजिक संस्था के रूप में भी परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई मानी गई है। मतलब कि बहुत सारे परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे समूह। आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। वित्त मतलब वहाँ पे हम लोग जैसे भोजन, रहने, पानी, खाना इत्यादि की व्यवस्था के लिए वित्त की व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता परिवार में होती है। वैवाहिक अनिवार्यता कहने का मतलब कि शादी करना। परिवार में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता है जिससे वंश की वृद्धि होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जानना है सामाजिक सुरक्षा की मूल इकाई। पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य समूह सुरक्षित महसूस करते हैं, जो एक साथ इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जब हम एक परिवार में कई समूह रहते हैं तो उसमें एक साथ रहने के बाद हम मजबूत हो जाते हैं। एक परिवार में बहुत सारे, तो वहाँ पे एक दूसरे को हम देखभाल उसमें करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, तो और यहाँ पे सुरक्षित भी महसूस करते हैं समूह में रहते हैं। तो परिवारों का वर्गीकरण, यहाँ पे परिवार का वर्गीकरण यहाँ पे समझना है। वर्गीकरण सामान्य रूप से परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो एकल परिवार होगा, दूसरा होगा संयुक्त परिवार। अब यहाँ पे जानना क्या है, एकल परिवार क्या है जी। एकल परिवार मतलब पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे, मतलब पति पत्नी और बच्चे को जब सम्मिलित किया जाए तो ऐसे परिवार को हम कहेंगे एकल परिवार। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। मतलब जब अभी के वर्तमान के दौर में महंगाई बढ़ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस पर सरकार के द्वारा या मतलब कि आदमी अपने बुद्धि के प्रयोग से जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण से ये एकल परिवार की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि व्यक्तिगत का विकास होता है, इसमें कलह की संभावना नहीं होती है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई मानी जाती है। मतलब कि व्यक्तिगत विकास ज़्यादा होगा, जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास जो आर्थिक इनकम होंगे उसी से हम अपने परिवार को अच्छे तरीके से आगे की ओर ठीक ठाक से उसको चला सकते हैं। कलह की संभावना नहीं होगी, कम व्यक्ति में झगड़ा झंझट जैसे बातें नहीं होती है। संयुक्त परिवार की ये लघु इकाई मानी जाती है। संयुक्त परिवार मतलब ये होता है, माता पिता होंगे, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि जब एक साथ ये सब होते हैं तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ये एक घर में निवास करते हैं। इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है। जो हमारे जो सीनियर्स लोग होते हैं, पेरेंट्स, वो हमको अच्छे बातें बताएंगे, अच्छी जानकारियाँ देंगे। हाँ, संस्कार की उससे उत्पत्ति होती है, तो इससे आदर्श नागरिकों के गुण इस परिवार में आपको देखने को मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है। श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा होती है। आलस का अभाव होता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। अपने देश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। ये अपने यहाँ पे संयुक्त परिवार ही ज़्यादा होते हैं। चलिए, उसके बाद अपना से यहाँ पे समझना है क्या चीज़ कि परिवार के अन्य प्रकार।
अन्य अन्य प्रकार में हमको थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से परिवार के प्रकारों को समझना है। जैसे मातृ स्थान परिवार। मातृ स्थान परिवार मतलब क्या होता है कि जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो यहाँ से क्या होगा, लड़के ही आपको लड़की के यहाँ जाएंगे, तो उसे हम लोग मातृ परिवार कहेंगे, मातृ परिवार। तो यहाँ से देख लीजिए, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे भी इसको घर जमाई के रूप में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो ससुराल में ही जाके लड़के रह जाएंगे, तो इसे बोलेंगे मातृ परिवार। पितृ परिवार मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ यहाँ पे निवास करते हैं, पुरुष के परिवार के साथ रह के निवास करते थे, पितृ परिवार। भारत में सामान्यतः पितृ परिवार ही सक्रिय है। वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार यह एक परिवार का ही रूप है, एक परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता है। मतलब कि बार बार शादी विवाह जब परिवार में होते रहते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे ये वैवाहिक परिवार, इसमें संतान वृद्धि की होती है। उसके बाद होता है समरक्त संबंधी परिवार। यह भी संयुक्त परिवार का ही एक हिस्सा है, संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसमें अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है, अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक ही रक्त के से होती है, समान रक्त। समरक्त मतलब होता है कि समान रक्त वाले परिवार के, तो समान रक्त वाले परिवार के उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे हम लोग समरक्त परिवार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक महत्व को हम लोग थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। परिवार के महत्व को निम्न रूप में देखा जा सकता है। परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। समाजीकरण मतलब हम लोग जो बातें सीखते हैं वह समाज में रह के सीखते हैं। वह समाज क्या है, समाज परिवार का एक समूह है जहाँ पे हम लोग होते हैं। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार का प्रयत्न करता है, वहाँ पे सीख लेता है बच्चे। बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इसके कहने का अर्थ हुआ क्या कि बालक के परिवार की जैसी स्थिति रहेगी, जैसे बालक के परिवार में झगड़ा होगा ज़्यादा, वहाँ के लोग अनपढ़ होंगे, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं होगा, वहाँ के भाषण शैली अच्छी नहीं होगी, तो बच्चे भी उस प्रकार से होंगे। उसके बाद यहाँ पे समझना है अपना कि माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। जैसे माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही उसका संतान होगा। यदि वे रोगी और निर्बल होंगे तो संभावना ऐसी होती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं हो सकते हैं। स्वस्थ माता पिता के संतान का भी स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। बालक के स्वाभाविक विकास के वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। बालक को ही सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके परिवार की होती है। अगर उनके परिवार का माहौल अच्छा नहीं है तो उनके बच्चे का भी शारीरिक भी और मानसिक विकास भी कमज़ोर होगा। वहाँ पे बालक के नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी परिवार को ही होती है। बालक जैसे कि अपने समाज में, गांव में, घर में रह रहा है तो उस पर अगर सही से निगरानी नहीं रखा जाए तो बच्चे खराब हो सकते हैं। बालक के उचित शारीरिक विकास से उसे परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान परिवार से ही होता है। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएँ एवं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी उसके परिवार की ही होती है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान तो होता है, उसके परिवार से भी प्राप्त होते हैं। ये आपका हो जाएगा कि वंशानुक्रम और समाजीकरण दोनों से ही होते हैं। मानसिक विकास में बालक के भाषा का विकास भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें उससे परिवार की अहम भूमिका होती है। परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों के रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, उसका सकारात्मक प्रभाव बालक के बच्चों पर पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता में बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है या वे उन दूसरों में डिसिप्लिन नहीं होती है, तो बच्चे भी उस तरह से अनुशासनहीन बनने चले जाते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, चूँकि उनके सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक की पौष्टिक भोजन की, शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। इसीलिए माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब मित्र के बारे में जानते हैं
कि मित्र क्या है, हमारे ज़िंदगी में मित्र का क्या माहौल होता है, क्या रोल होता है। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक का उसका मित्र कहलाता है। जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खेलता है और हमें मदद करता है, वही मित्र कहलाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालक साथ में अच्छे संबंध हो। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं उनके साथ वह रहना खेलना पसंद करता है, हम उसको मित्र कह सकते हैं। सभी के साथ में अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। जिनके साथ में संबंध अच्छे होते हैं, जिनके साथ वे रहना खेलना पसंद करते हैं, वही उनके मित्र कहलाते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जाता है। इसे हम लोग अपने सुविधा एवं इच्छा से, रुचि से इसको हम लोग परख कर, जांच कर, स्वतंत्रतापूर्वक इसे हम लोग अपनाते हैं। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। मित्रों के बीच की आपसी संबंधों का मित्रता कहते हैं। मित्रों के बीच के आपसी संबंध जो होते हैं उसी को हम लोग मित्रता कहते हैं। मित्रता का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, तो ये समझना है मित्रता का वर्गीकरण। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। तो पहला में हो गया, 1 नंबर में होगा उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता कहने का मतलब कि ये ऐसे मित्र होते हैं जिसकी अपना हित दिखाई दे, जिसमें अपना हित दिखाई दे, मतलब ये अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करते हैं, तो ऐसे मित्र को बोलते हैं उपयोगिता की मित्रता। उसके बाद आनंद की मित्रता। इसमें ऐसे मित्र होते हैं, आपस में मित्र बनाते हैं जिसमें आपसी खुशी बांट सके। उसके बाद आगे हो गया अच्छी मित्रता। अच्छी मित्रता 2 मित्रों के बीच की आपसी सम्मान का भाव होता है, वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। ऐसे मित्र को हम लोग कहेंगे अच्छी मित्रता। आगे बढ़ के हम मित्रता का क्या महत्व है अपनी ज़िंदगी में, उसको समझना है। मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार की मित्रता कुछ निम्नलिखित यहाँ पे महत्व दिखाए गए हैं। एक मित्र बालक के खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होते हैं होगा। उसके बाद एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र ही समाज के आदर्श एवं मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने में सहायता करता है। मित्र अगर अच्छे होंगे तो आपका मानसिक और बौद्धिक विकास भी सही तरीके से होगा, क्योंकि आपको सही रास्ते पे वो लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। बच्चों के मानसिक विकास में मित्रता व मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम लोग अपना सबको समझना है यहाँ पे संबंध किसे कहते हैं। संबंध वह बुनियाद होती है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक लोग खून या विवाह या भावना, मतलब कि खून के संबंध हो सकते हैं, वैवाहिक संबंध या भावनात्मक रूप में संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आदर्श, मूल्यों, रीति रिवाजों, विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीख लेता है। बालक के सभी संबंधियों का उनके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है, मतलब अपनाने लगता है। ये चीज़ अपना सबके समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो धीरे धीरे वो सभी चीज़ समझने लगता है कि ये हमारे भाई बहन है, माता पिता है, इनके साथ में कैसे व्यवहार अपनाने हैं, किस तरह से रहने हैं, सहनशीलता, भाव, विचार, सभी चीज़ वो धीरे धीरे बालक सीखने लगता है। समझे आगे की ओर बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक के परिवार में चाचा चाची, बुआ जैसे संबंधी विद्यमान हो। कक्षा में मौजूद बच्चों की पारिवारिक विविधता से शिक्षण बालकों में विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संबंधों का वर्गीकरण करना है। समान रूप से संबंध 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताया गया। पहला तो वैवाहिक संबंध हो गया। आमतौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू। अगर मान लिया जाए कि शादी होता है तो पति पत्नी बनते हैं, अगर बहू आती है शादी होकर तो सास बहू का एक रिश्ता बन जाता है, तो ये वैवाहिक संबंध होते हैं। उसके बाद समरक संबंध, मतलब कि रक्त के कारण जो संबंध बनते हैं उसको
समरक्त संबंध कहा जाता है। इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। समाज में ऐसे हम लोग रिश्ते बनाते हैं, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच का संबंध, ये होता है क्या चीज़, स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, शास्त्रीय संबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं। कार्य एवं खेल। कार्य एवं खेल पर हम लोग को चर्चा करना है। कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, तो खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं। जितने सारे घर परिवार में जो कार्य होंगे उसकी जिम्मेदारी बड़े लोग रखते हैं, और खेल कूद में बच्चे भागीदारी लेते हैं अनिवार्य रूप से। बच्चे स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं। इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों के सहयोग प्राप्त होते हैं। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक एवं प्रवृत्तियाँ विकसित होती है। ये जो पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रचनात्मक एवं प्रवृत्तियाँ बाल्यावस्था में ही बच्चों में विकसित हो जाती है। रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल है जिससे बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति विकसित होती है। बच्चे रचना करके सीखते हैं, कल्पना करके सीखते हैं। ये चीज़ आपको, ये बाल विकास में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको पेडागोजी से संबंधित है। बाल्यावस्था से ही बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती है। वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मक कल्पना शक्ति द्वारा संभावित होती है। रचनात्मक क्या होते हैं, कल्पना शक्ति द्वारा संभावित होती है। चलिए उसके बाद हम लोग कुछ और बातें यहाँ पे देखते हैं। खेल में बच्चे सहज रूप से सीखते हैं, ऐसा पता है। बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों एवं खेलों द्वारा सीखना अधिक आसान हो जाता है तथा इससे पाठ भी रुचिकर होने लगते हैं। जैसे कि मतलब कि जब हम बच्चे सीखते हैं, जो खेल में बात को सीख लेता है वह आसानी से सीख पाते हैं। उसके लिए वो रुचिकर होता है, इसीलिए उस पाठ को भी आसानी से रुचि करके सीख लेता है। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृतियाँ बनाना रचनात्मक खेल बालकों द्वारा खेला जाता है। जैसे कि बच्चे को कहेंगे ब्लॉक लगाना, इसके ऊपर बहुत सारे सामान रखिए, 1 2 3 इस तरह से लगा दिया जाए, तो एक प्रकार का वो रचना है। तो इसमें रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हो गया सीखने का। हाँ, उसके बाद हो गया सीखने की बहुत सारे अन्य विधियाँ हो गई, जैसे प्रोजेक्ट विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, हॉरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि। खेल कूद समान क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां प्रचलित है। ये इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इसको हम लोग पेडागोजी में अध्ययन करेंगे। खेल का बालकों के विकास में योगदान क्या है, खेल से बालकों के विकास में क्या योगदान होता है, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। खेल कूद से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे टिप्स है। यह बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास तथा ज्ञानात्मक क्षमता में सहायक होते हैं। बच्चे फुर्तीमान बन सकते हैं, मतलब उसमें आलस का अभाव होने लगता है, फुर्ती में रहते हैं, और साथ ही नियमित रूप से क्रियाकलाप भी करेंगे। इसलिए खेल बच्चों में जरूरी है। इसके बाद आगे, इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होते हैं खेल से। खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रखने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेल कूद बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए थेरेपी का काम करता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भावनात्मक रूप में थेरेपी का कार्य करते हैं, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। यह बच्चों को स्वयं निर्णय करने की क्षमता विकसित करता है। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो वहाँ पे वो अपने से डिसीजन लेते हैं, क्या राइट है रॉन्ग है, कितना हमको टीम बनाना है, किसको खिलाना है, तो निर्णय लेने की क्षमता भी इससे विकसित होती है। खेल कूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए बालकों की शिक्षा में खेल कूद को उचित स्थान दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से कुछ प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक और पार्ट्स बनाएंगे इसको,
इसी से परिवार एवं मित्र के सवाल जिस पे हम लोग यहाँ पे देख देंगे। ऐसे आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आंसर किया हुआ है, धीरे धीरे से देख लीजिए, अपना देख के समझ सकते हैं। और इसको विश्लेषण के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में इसको बना के वीडियो आपको दे देंगे। सही सभी आंसर इसमें सही टिका हुआ है, और जो हमने समझाया है वहाँ से आप इसको देख के समझ सकते हैं। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है जिसका हल है, इसी के आधार पे आपको सीटेट में एग्ज़ाम देना है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे अच्छा से अभ्यास करें और इसी तरह से बारी बारी से हम और पार्ट आपको यहाँ पे देंगे। तो भाई अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।